अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, काहिरा के अंदर एक अखबार निकलता है जिसका नाम है अल अहराम। बड़ा मशहूर अखबार है ये, और इसका दफ्तर मुझे आज से कई साल पहले देखने का इत्तेफाक हुआ। यानी हैरान कुन हद तक वो बड़ा था। यानी वो मुझे गाड़ी के ऊपर वो मुख्तलिफ दफातर के अंदर बहुत ही बड़ा प्रिंटिंग प्रेस। एक ज़माने में अल अहराम की बड़ी शोहरत थी। आज से 45 साल पहले अल अहराम के अंदर एक वाक़या शाया हुआ, और वो कुछ इस तरह था कि काहिरा के अतराफ़ में एक छोटा सा गाँव, उसमें एक बड़ी गरीब फैमिली थी। 4 बेटियां थी, एक बेटा था, मियाँ बीवी थे, कच्चा घर था, गरीब आदमी था। लेकिन सुभान अल्लाह, उसका ये जो बेटा था वो हीरा था। इंतहाई ज़हीन फतीन, क्लास के अंदर। हर वालिद की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा आगे बढ़े। वालिदैन को यही ख्वाहिश थी। वो बेटा जो है वो पढ़ता पढ़ता आगे बढ़ा और उसको मेडिकल कॉलेज के अंदर दाखिला मिल जाता है। मेडिकल कॉलेज के अंदर उसकी ख्वाहिश यही थी कि मैं हमेशा अपनी क्लास के अंदर टॉप पे रहूं, क्योंकि जो टॉप के बच्चे होते हैं, जो हमेशा फर्स्ट आते हैं, उनको ज़ाहिर बात है कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, वो ज़्यादा बड़े डॉक्टर बनते हैं। ये नौजवान जो है हर क्लास के अंदर, अपने हर इम्तिहान के अंदर हमेशा टॉप आता। लेकिन उधर पोजीशन ये थी कि घर के अंदर बिल्कुल कुछ नहीं था। आखिरी दिनों में उसकी पोजीशन ये थी कि उसके वालिद ने अपने घर में ड्यूटी नहीं होती, ड्यूटी के अंदर जो छत थी वो भी उसने बेच दी। खैर, इम्तिहान हुआ। उसको यकीन था कि मैं अपनी क्लास के अंदर, यानी अपना जो बैच है उसमें मैं टॉप करूँगा। मुझे उसका रिजल्ट लगा तो उसने देखा जो पहला नंबर है टॉप किसने किया, तो देखा जो प्रिंसिपल है उसके बेटे ने टॉप किया हुआ है। जो सेकंड नंबर है वो देखा जो प्रिंसिपल का भतीजा है उसने ये पोजीशन ली हुई है, और उसके बाद उसका नंबर। उसका बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा ये तो जुल्म है मेरे साथ। वो प्रिंसिपल के पास चला गया, उसने जाकर दरवाज़ा नॉक किया। उसने कहा इजाज़त है अंदर आने की। उसने देखा प्रिंसिपल ने, हाँ बताओ क्या कहते हो। उसने कहा जहाँ मैं फलां। उसने कहा मुझे बताया है तुम कौन हो, बताओ किस लिए आए हो। उसने कहा हजूर बात यह है कि ये मेरे साथ जुल्म है, मैं हमेशा टॉप करता रहा, मेरा नंबर तीसरा कैसे आ गया। आपका बेटा भतीजा जो है वो तो बहुत पीछे थे क्लास के अंदर। तो जो प्रिंसिपल था वो गुस्से में, उसने कहा आप दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे दफ्तर से। उसने कहा तुम हमें काम सिखाने के लिए आए हो, हमें ये बताने के लिए कि हमें क्या करना है। हम अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ है, हमें पता है किसने टॉप, किसने दूसरे, किसने तीसरे नंबर पे आना है। ये नौजवान था, बिल्कुल शागिर्द भी था, उसकी ज़बान से और कुछ नहीं निकला। उसने एक जुमला कहा, उसने कहा हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। बस इतनी सी बात कही, घर आ गया। उसके वालिदैन इस बात के मुंतज़िर थे कि हमारा बेटा वो पूरे बैच में टॉप करेगा। जब उसने आपके वालिदैन को अपने खबर सुनाई तो वालिद ने भी वही बात कही, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। बस शिकवा किसके पास है? अल्लाह के पास है। उसके बाप को इतना सदमा हुआ कि उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। ये जो लड़का था, नौजवान था, इसने कहा कि मेरे बाप की मौत का जिम्मेदार हमारा प्रिंसिपल है। और नाज़रीन किराम, पे 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसकी वालिदा वो भी फौत हो जाती है। उस कहर से, उस जुल्म, मुझे तवक्कुआत थी उनको। ये नौजवान इंतहाई ज्यादा गुस्से के आलम में, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। इंतहाई गरीब है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। अजीजों, एक दिन सुबह सवेरे उठा और अपने उससे गैज़ो गज़ब के अंदर परेशानी के आलम में चलना शुरू हो गया। चल रहा है। एक बस्ती को छोड़ा दूसरे बस्ती। मुझे मिस्र में जाने का कई दफ़ा इत्तफाक हुआ है। पाकिस्तान और मिस्र के जो है ना देहात, वो बिल्कुल एक ही जैसे हैं। वहाँ की माहौल बड़ी हद तक मिलता जुलता है।
उसने एक छोटे से यानी वो करिया को, बस्ती को छोड़ा, दूसरे में, तीसरा पैदल चलता जा रहा है परेशानी के आलम में। एक बस्ती में दाखिल हुआ, गली के अंदर एक नौजवान ने उसको देखा, उसने उसको गले लगा लिया। ये नौजवान कौन था? इसका क्लास फेलो था, उसने भी MBBS किया था, इसने भी MBBS किया था। उसने कहा तुम कहां हमारे गांव में आ गए? उसने कहा यार छोड़ो इस बात को, न पूछो मुझसे, मैं बस परेशानी के आलम में था। उसने कहा बिस्मिल्लाह, तुम्हारा हक है। खैर, जो उसकी ज़ियाफत कर सकता था उसको ले गया, नाश्ता वाश्ता करवाया, उसके साथ बैठा। उससे क्या क्या बात, परेशान क्यों हो? उसने कहा परेशान क्यों, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बहनें भूखे बैठी हुई हैं, वालिदैन फौत हो चुके हैं। उसने कहा तुम्हें पता है कि खलीज के मुल्क से एक लजना आई हुई है, एक कमेटी आई हुई है जो आजकल डॉक्टरों को इंटरव्यूज कर रही है, और उसने कहा कि मेरे ख्याल के मुताबिक तुम्हें ये इंटरव्यू जरूर देना चाहिए और तुम्हें सऊदी अरब या खलीज के किसी जिस मुल्क से वो आए हुए थे वहां पे जाना है। उसने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कायरा के लिए किराया तक नहीं है। उसने कहा कोई फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ अपनी गाड़ी में तुमको लेके जाऊंगा। नाज़रीन इकराम, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद वो नौजवान उसको साथ ले जाता है काहिरा के अंदर जहां पे इंटरव्यूज हो रहे थे। फाइल उसने अपने साथ ले ली। अब लंबी लाइन लगी हुई है, डॉक्टर जो हैं वो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। नौजवान डॉक्टर अंदर जाते हैं, 2 मिनट बाद, 5 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद वापस आ जाते हैं, रिजेक्ट होके आ गए। इसकी बारी आ गई। ये नौजवान जिस वक्त गया, लिबास इसका था इंतहाई बिल्कुल वो गरीबाना, अफलास शक्ल सूरत से, लिबास से नजर आ रहा था। अब वो जो कमेटी थी, उन्होंने जिस वक्त उसके पेपर देखे और आंख देखे, वो हैरान। हमेशा उसने टॉप किया हुआ है, शक्ल सूरत देखें न रह सके। वो जो कमेटी का सरबराह था उसने से कहा नौजवान, हमने तुम्हारे पेपर देखे, पेपर तो तुम्हारे टॉप क्लास के हैं, ये तुम्हारे ही हैं, लेकिन तुम्हारी शक्ल सूरत, तुम्हारा लिबास। उसने कहा देखो बात यह है कि मैं ये कह सकता हूं कि मैं मिस्र का सबसे गरीब तरीन आदमी, जहां तक तालीम का ताल्लुक है मैंने मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह, आप मुझसे सवालात करें। लो जी, वो कमेटी बैठी हुई थी, सारे डॉक्टर थे जो इंटरव्यू लेने वाले थे। उन्होंने मुश्किल तरीन जो सवालात थे उससे किए, वो माशाअल्लाह मुतफव्वक था, टॉप था, सारे सवालात के उसने जवाब दिए। इंटरव्यू जिस वक्त मुकम्मल हुआ तो जो ज्यूरी का उनका सरबराह था उसने कहा कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, पासपोर्ट तुम्हारा किधर है? उसने कहा पासपोर्ट मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, आप पासपोर्ट की बात करते हैं। उनमें से एक जो था वो उठा, उसने कहा जरा मेरे पास, उसको बाहर ले गया। उसने अपना बटवा निकाला और उसमें से उसने पैसे निकाल के उसको दिए। उसने कहा जाओ जाके फौरी तौर पर पासपोर्ट बनवाओ, अपनी बहनों को जाके खाना खिलाओ। कहता है मैंने अपनी जिंदगी में इतने कभी पैसे नहीं देखे थे। और फिर नाज़रीन इकराम, ये होता है वो किसी खलीजी मुल्क के अंदर आ जाता है, वहां आकर उसने इस हद तक तरक्की की, इस हद तक उसने तरक्की की कि हॉस्पिटल वाले जो थे वो लपक रहे थे। उसके लिए अपॉइंटमेंट्स के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ता था, इंतहाई काबिल, और उसने लोगों की बेहद खिदमत की। लेकिन उसने अपना वाक़या जो है अल अहराम को भिजवाते हुए कहा कि वो शख्स जिसने मेरे ऊपर जुल्म किया था, क़यामत वाले दिन मैं उसका मुहासबा करूंगा, इसलिए कि मैं ये समझता हूं मेरी माँ और मेरे बाप की मौत का जिम्मेदार ये शख्स है। नाज़रीन इकराम, अगले हफ्ते में जब ये वाक़या शाया हुआ तो वो जो प्रिंसिपल था उसने उसका जवाब दिया। उसने कहा कि मैंने बिलाशुबा तुम्हारे ऊपर जुल्म किया, ज्यादती की, मुझको माफ कर दो, मुझे अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर ही इसकी सजा दे दी है। मैं काहिरा के अंदर, मिस्र के अंदर कई हॉस्पिटलों का मालिक था, मैं बूढ़ा हो चुका था, मैंने अपने बच्चों को, अपने भतीजों को, मैंने वही भतीजे जिनको मैंने नाजायज तौर पर तरक्की दी थी उनको मैंने पास किया था, मैंने उनको वकालतनामा दिया, उन्होंने सारी जायदाद, सारे हॉस्पिटल जो हैं वो मुझसे हथिया लिए। और उसके बाद ये हुआ कि मैं बीमार और मैं अपने हॉस्पिटल जो मैंने खुद बनाए थे उसमें वहां पर मैं
अपना इलाज नहीं करवा सकता था। इस वक्त मैं सरकारी हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवा रहा हूं, इसलिए कि वहां पर जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर हैं जो कि मेरे पास पढ़ते रहे थे, मेरे शागिर्द हैं। उसने कहा कि मैं तुमसे ये उम्मीद रखता हूं कि तुम मुझको माफ़ कर दोगे। नाज़रीन इकराम, इस बात को याद रखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपने इरशाद फरमाया इय्याकुम वज़्ज़ुल्म, कभी किसी के ऊपर जुल्म ना करना। फ़इन्न ज़ुल्म हुवा ज़ुलुमात यौमुल क़ियामा। ये जो आदमी इक़्तिदार के नशे में, कुव्वत पावर मेरे पास है, मैं वज़ीर हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, जो जुल्म करने वाला है, याद रखो ये जुल्म जो है क़यामत वाले दिन अंधेरे बन जाएंगे। अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको जुल्म करने से रोके और अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज फरमाए।